नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग चर्चा करेंगे व्याख्याता भर्ती में एक शैक्षिक प्रबंधन नाम करके अपने 15 क्वेश्चन आने हैं। वो अब की बार छोटे छोटे टॉपिक जोड़े गए हैं। अपन को पूरे टॉपिक्स लगातार एक एक करके मैं आपको पढ़ा दूंगा, अपने साथ में पढ़ेंगे। इस विद्यालय प्रबंधन में पहला अपना जो टॉपिक है वो है शैक्षिक प्रबंधन, यानी शैक्षिक प्रबंधन होता क्या है उसके बारे में। सबसे पहले तो अपन को जानना चाहिए प्रबंधन के बारे में कि भाई प्रबंधन क्या होता है। तो देखिए, प्रबंधन जो है वो एक परिवर्तनशील वातावरण में कोई भी संस्था होती है उसके कार्यों के नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण की तथा संसाधनों के उपयोग की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे उस संस्थान के उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके। प्रबंधन का मतलब यही होता है, कोई संस्था होती है, जैसे अपन लेते हैं, देखिए जैसे एक परिवार होता है, एक विद्यालय होता है, तो उसमें क्या है कि जितने भी अपने कार्य होते हैं, परिवार में जो भी कार्य होते हैं, उन कार्यों का क्या है कि डिवाइडेशन कर देना कि कोई इंसान कैसे करेगा और उसका मैनेजमेंट कौन करेगा, उनका प्रबंधन कौन करेगा। तो इसमें यही बताया गया है कि संस्था के कार्यों के नियोजन, उसका संगठन, उसका यानी एक ही आदमी का निर्देश मानना, एक ही आदमी के नियंत्रण में, तथा संसाधनों का यानी जो भी संसाधन अपने पास में उपलब्ध हैं उनका उपयोग करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे क्या है कि जो संस्था होती है वो अपने उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके। मतलब संस्था होती है वो अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से कर सके और संस्था है वो प्रभावी ढंग से सुचारू रूप से संचालित होती रहे। उसे क्या कहते हैं? प्रबंधन। समझ रहे हो बात को? अब प्रबंधन क्या है कि सरलतम एवं सर्वाधिक प्रचलित जो परिभाषा प्रबंधन की दी है, बहुत प्रसिद्ध परिभाषा है ये, वो परिभाषा देने का जो श्रेय हो मेरी पार्कर फोलेट को जाता है। ये एक विदेशी विद्वान हैं। उन्होंने प्रबंधन को बताया है कि प्रबंधन दूसरों का कार्य करवाने की एक कला है, यानी दूसरे व्यक्ति से कार्य करवाने की एक कला होती है। जैसे मान लिया, आप समझिएगा, जैसे संस्थान में मुख्य एचएम होता है, हेडमास्टर, उसके निर्देशन में सारे अध्यापक हैं, चपरासी हैं, जितने भी हैं, पियोन वगैरह, सब काम कार्य करते हैं। परंतु क्या है कि उस इंसान में वो कला होनी चाहिए, वो क्षमता होनी चाहिए, वो गुण होना चाहिए जिससे कि सब व्यक्ति खुशी खुशी उसका निर्देश माने, खुशी खुशी अपने कार्य का निर्वहन करें, उत्तरदायित्व समझे अपने कार्य का और ठीक से वो करें। तो प्रबंधन दूसरों के कार्य करवाने की एक कला होती है। ये बहुत प्रसिद्ध परिभाषा है और बहुत ही महत्वपूर्ण, परीक्षा उपयोगी। ऐसा पूछा जा सकता है कि प्रबंधन की सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा देने का श्रेय किसे जाता है, तो मेरी पार्कर फोलेट को जाता है कि प्रबंधन दूसरों को कार्य करने की कला है। अब अनेक और भी विद्वान हैं, उन्होंने भी परिभाषा दी है। प्रोफेसर हेराल्ड कुंज ने परिभाषा दी है कि प्रबंधन औपचारिक रूप से संगठित समूह के द्वारा एवं समूह के कार्य करवाने की कला है। यानी औपचारिक दृष्टि से, औपचारिक रूप से संगठित जो समूह है उसके द्वारा और समूह में कार्य करने की एक कला होती है। उसे किसने कहा है? प्रोफेसर हेराल्ड कुंज ने। विलियम लुइक के द्वारा परिभाषा दी गई है कि प्रबंधन से आशय किसी संस्थान में भौतिक और जो मानवीय संसाधन को प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग में करना। ये परिभाषाएं तो अपन को क्या है कि रटनी पड़ेंगी, परीक्षा में एक आध परिभाषा पूछ ली जाती है। लॉरेंस एम एप्पल के द्वारा परिभाषा दी गई कि प्रबंधन व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। की प्रबंधन है वो व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा जो परिभाषा दी गई है वो है कि प्रबंधन ये है जानने की कला होती है कि क्या करना है तथा उसे करने का सर्वोत्तम और सुलभ तरीका क्या होता है। यानी हमें करना क्या है और उसके करने का सबसे अच्छा तरीका और सबसे सुलभ, आराम से जो तरीका अपनाया जा सके वो है। शैक्षिक प्रबंधन की परिभाषा ये लूथर गुलिक है, ठीक है। लूथर गुलिक ने परिभाषा दी है कि शैक्षिक प्रबंधन वह प्रक्रिया और वह एजेंसी है जिसके माध्यम से निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभागीय जो कार्यों का क्रमबद्ध रूप से विभाजन करना, परिभाषित करना तथा समन्वित करना और उसको सम्मिलित करना होता है। तो लूथर गुलिक के द्वारा सर्व प्रसिद्ध परिभाषा दी गई है कि शैक्षिक प्रबंधन वह है, यानी शैक्षिक प्रबंधन मतलब शिक्षा का प्रबंधन, वह प्रक्रिया और वह एजेंसी होती है जिसके माध्यम से निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हो और विभाग का जो कार्य होता है उसको क्रमबद्ध रूप से विभाजन करना और परिभाषित करना तथा समन्वित करना और उसको सम्मिलित करना। आगे बात समझ में। जेई
मिलवर्ड के द्वारा परिभाषा दी गई कि शैक्षिक प्रबंधन वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से नीतियों के क्रियान्वयन का आयोजन व पर्यवेक्षण किया जाता है। नीतियों का क्रियान्वयन और आयोजन और उसका पर्यवेक्षण किया जाता है, वो है। ये 4-5 परिभाषाएं हैं, ये आप साथ साथ नोट कीजिएगा। 2-4 बार रीडिंग लगाओगे तो आपके याद हो जाएंगी। ये परिभाषाएं अक्सर परीक्षा में किसी भी विज्ञान के बारे में पूछा जा सकता है कि ये परिभाषा किसने दी, तो परिभाषाएं आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। एलन के द्वारा परिभाषा दी गई कि शैक्षिक प्रबंधन वह कार्य है जो किसी प्रबंधन को करना पड़ता है, यानी किसी प्रबंधक होता है उसको वो करना पड़ता है। जेवी सीएस कहते हैं कि शैक्षिक प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसका संबंध एक ऐसी व्यवस्था से होता है जिसने संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक व्यवहारिक रूप से संपन्न हो सके, यानी सफलतापूर्वक और व्यवहारिक रूप से सफल हो सके। शैक्षिक प्रबंधन वह प्रक्रिया होती है जिसमें कार्यरत लोगों के प्रयासों को इस प्रकार से संगठित किया जाता है जिससे मानवीय गुण प्रभावशाली ढंग से विकसित हो सके, यानी मनुष्य के जो गुण है वो प्रभावशाली ढंग से विकसित हो सके। ये महत्वपूर्ण या मुख्य मुख्य परिभाषाएं अपन ने पढ़ी हैं। आशा करता हूँ आपको आराम से समझ में आई होगी। इनको देखिए, नोट कीजिएगा और 1-2 बार रीडिंग लगाओगे तो आपको ये बातें समझ में आने लगेगी। शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांत, सबसे पहले सिद्धांत है फ्रांस के एक इंजीनियर थे हेनरी फॉयल के द्वारा दिया गया है, जो कि आधुनिक प्रबंधन के जन्मदाता। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि आधुनिक प्रबंधन के जन्मदाता कौन है, तो हेनरी फ्योल है। ध्यान दीजिएगा इस बात का। हेनरी फ्योल ने अपनी एक इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक थी कि जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, उसमें प्रबंधन के उन्होंने 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, 14 का। तो ये भी पूछा जा सकता है कि हेनरी फ्योल ने कितने सिद्धांत दिए हैं, तो 14 सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत इन्होंने दिया है कि कार्य का विभाजन करना ही पड़ता है, कि इस सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण जो कार्य है उसको छोटे छोटे विभागों में बांट देना चाहिए और प्रत्येक छोटे छोटे कार्यों को योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति करनी चाहिए, यानी प्रत्येक कार्य के लिए प्रत्येक एक योग्य व्यक्ति होता है उसी की नियुक्ति करनी चाहिए। उसे स्पष्टीकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, स्पष्टीकरण का सिद्धांत माना जाता है। कार्य का विभाजन करना, यानी प्रत्येक व्यक्ति में उसकी योग्यता के अनुसार कार्य को बांट देना। जैसे विद्यालय की अगर चर्चा करें तो विद्यालय होता है, उसमें शिक्षक होता है, प्रत्येक शिक्षक अपना अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएगा, फिर उनके अनुसार उनको अन्य कार्य हैं विद्यालय के वो भी दे दिए जाते हैं। और इसी प्रकार से पियोन होता है, चपरासी होता है, उनको अपनी योग्यता के अनुसार कार्य दे दिए जाते हैं। उसे स्पष्टीकरण का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। श्रम विभाजन का सिद्धांत, इस सिद्धांत में बताया कि प्रबंधन को अपने अधीनस्थों की योग्यता एवं उनकी क्षमता के अनुसार कार्य का विभाजन कर देना चाहिए ताकि उन्हें उत्तरदायित्वों का निर्धारण किया जा सके। किसका उत्तरदायित्व होते हैं उनका निर्धारण उनके द्वारा किया जा सके। तो प्रबंधन ने अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी कार्य करते हैं उनकी योग्यता के अनुसार, यानी उनकी जो योग्यता होती है उसी के अनुसार उसको श्रम के अनुसार, क्षमता के अनुसार कार्य का विभाजन कर देना चाहिए, जिससे कि वह अपने उत्तरदायित्वों का निर्धारण कर सकें, यानी कोई व्यक्ति कैसा काम कर सकता है। संतुलन और समन्वय का सिद्धांत, संतुलन और समन्वय के सिद्धांत में प्रबंधन को अपने सभी मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के माध्यम से संतुलन स्थापित करना चाहिए कि अपने पास जितने संसाधन हैं उनसे अपने को काम में लेना है। ये नहीं है कि अपने पास में नहीं है अपने कर्ज के माध्यम से और संसाधन इकट्ठे कर लें, वहाँ पर व्यवस्था कर दें, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि जितने अपने पास में संसाधन हैं उनके माध्यम से अपन को संतुलन स्थापित करना है और जिसमें संगठन लक्ष्यों को शीघ्र प्राप्त कर सके, यानी संगठित होकर के अपन सभी वो कार्य करेंगे तो वो आराम से हो सकता है। उत्तरदायित्व का सिद्धांत बहुत अच्छा, इसमें बताया है कि प्रबंधन को अपने अधीनस्थ कार्मिक जो होते हैं, प्रबंधन को अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी होते हैं, कार्मिक होते हैं, उनको समुचित अधिकार सौंपने चाहिए एवं उनके साथ साथ उत्तरदायित्व भी सौंपने चाहिए कि तुम्हारा ये उत्तरदायित्व है, तुम्हारा ये दायित्व है, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, ताकि वे अधिकारों का दुरुपयोग ना कर सकें, क्योंकि कई बार अधिकारों का दुरुपयोग भी होता है। अगला है सहभागिता का सिद्धांत। सहभागिता का सिद्धांत ये कहता है कि प्रबंधन को प्रत्येक स्तर पर एवं प्रत्येक कार्य में अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनको सहयोग एवं सुझाव भी देते रहना चाहिए ताकि उनका मनोबल बढ़ सके। यानी साथ में काम कर रहे हैं तो कोई इंसान है उसको मतलब मान लीजिए फ्रेशर व्यक्ति है, उसको पता नहीं है काम करने का, तो उसको मतलब साथ देना चाहिए, नहीं कि उसकी टांग खींचनी चाहिए, ताकि साथ देंगे तो उसका मनोबल भी बढ़ेगा कि हाँ ऐसे बढ़ो, है ना। नेतृत्व भी बहुत महत्वपूर्ण गुण माना जाता है।
नेतृत्व के अंतर्गत क्या है कि नेतृत्व के बिना संगठन बिना नाविक के एक नाव के समान हो जाता है। यानी मान लीजिए 10 व्यक्तियों का संगठन है, उसमें कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है तो सब अपनी मनमर्जी करेंगे। तो नेतृत्व बहुत ही जरूरी है। नेतृत्व एक जो है वो बिना नाविक के एक नाव के समान हो जाता है। यानी कोई नाव चल रही है ऐसे समुद्र में, उसमें नाविक ही नहीं बैठा तो वो पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाएगी। तो वो कार्य करने वाले लोग हैं वो भी कुछ का कुछ ही कर देंगे। तो नेतृत्व कुशलता होने पर ही प्रबंधन अधीनस्थों का सहयोग प्राप्त कर सकता है। नेतृत्व में कुशलता होना बहुत ही जरूरी है। नेतृत्व कुशलतापूर्वक होगा तो ही वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को खुश रख सकेगा, उनको ठीक से निर्देश दे सकेगा, उनकी गलतियों पर मनन कर सकेगा, सोच सकेगा, उन्हें समझा सकेगा। अपवाद का सिद्धांत भी होता है कि प्रत्येक प्रबंधन को अपने अधिकारों का उचित सीमा में ही प्रयोग करना चाहिए। यानी अपने अधिकारों का दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में सिद्धांत है कि आप बच्चों के साथ में पोषाहार वितरण करोगे, जबकि आप उस अधिकारों का दुरुपयोग करोगे, पोषाहार की जगह उन्हें सिर्फ पानी पिला करके भेज देते हो, और वो जो पोषाहार में पैसा वैसा मिलता है वो दूसरा कोई टीचर मान लो वो खा लेता है, वो उनके साथ भ्रष्टाचारी करता है। तो ऐसा अधिकारों का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। पारिश्रमिक का सिद्धांत प्रबंधन के द्वारा प्रत्येक कर्मियों को न्याय संगत एवं संतोषजनक पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए ताकि वह पारिवारिक चिंताओं से मुक्त होकर के कार्य कर सके। यानी पारिवारिक चिंताओं से वो मुक्त हो जाए और कार्य कर सके। तो पारिश्रमिक का सिद्धांत में होना है। आदेश एवं निर्देश या फिर शोध का सिद्धांत, यानी प्रत्येक अधीनस्थ को अपने एक अधिकारी से ही आदेश और निर्देश मिलना चाहिए। यानी एक अधिकारी होना चाहिए निर्देश देने वाला। ये नहीं कि सभी आदेश निर्देश देना शुरू कर देंगे तो वो काम वैसे भी नहीं बनना है। समानता का सिद्धांत है। इस सिद्धांत में एक्चुअल में क्या किया जाता है कि प्रबंधन को अपने सभी जो कर्मी हैं सभी कर्मियों के साथ में बिना ही किसी भेदभाव के समानता का व्यवहार करना चाहिए। यानी ये नहीं है कि 10 व्यक्ति नीचे काम कर रहे हैं, 5 को तो वो कठिन मेहनत करवा रहा है और 5 को आराम करवा रहा है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। सभी के साथ समान व्यवहार करेगा तभी जा करके कार्य अपने निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करेगा। सहयोग की भावना होनी चाहिए। प्रबंधन का ये सिद्धांत संगठन की शक्ति होती है, यानी यूनियन ऑफ द स्ट्रेंथ। तो इसमें संगठन होना बहुत ही जरूरी होता है, जिसमें क्या है कि वो एक दूसरे का सहयोग कर सके। तो इस प्रकार से देखिएगा अपने संगठन के सिद्धांत पढ़े हैं। ठीक है, इन सिद्धांतों के अलावा अब आप देख सकते हैं आगे हेनरी फ्यूल के अनुसार प्रबंधन के 5 महत्वपूर्ण कार्य बताएं। यहाँ से अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि हेनरी फ्यूल हैं उनके अनुसार प्रबंधन के 5 महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से बताएं। तो ध्यान रखिएगा हेनरी फ्यूल के द्वारा एक सूत्र दिया गया था पोक, POCC है ये पोक। इसको अपन ढंग से पढ़ेंगे। देखो पोक, P का मतलब होता है प्लानिंग, O का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, C का मतलब होता है कमांडिंग, और नेक्स्ट C का मतलब कंट्रोल, और नेक्स्ट C का मतलब कोऑर्डिनेशन। मतलब पहले क्या होता है कि प्रबंधन में योजना बनानी चाहिए, फिर उसका संगठन, फिर निर्देश देना चाहिए, फिर नियंत्रण होना चाहिए, फिर समन्वय होना चाहिए। इस प्रकार से 5 चीजें बताई हेनरी फ्यूल ने। 5 महत्वपूर्ण क्या है कार्य बताए हैं किसके, प्रबंधन के। हेनरी फ्यूल ने कितने कार्य बताए हैं, 5 कार्य बताए। आगे बात समझ में। फिर आगे चलते हैं तो अपन क्या है कि एक हेनरी फ्यूल के बाद में आते हैं एक लूथर गुलिक हैं। उनके अनुसार प्रबंधन के 7 कार्य बताए उन्होंने। परीक्षा में पूछा जाए कि हेनरी फ्यूल के अनुसार प्रबंधन के कितने कार्य हैं तो अपन को 5 करना है। लूथर गुलिक के अनुसार प्रबंधन के कार्य पूछ ले जाएंगे तो अपन को 7 करने हैं। देखो कैसे, लूथर गुलिक और वह एक है इनके साथ में मिला हुआ उर्विक, उन्होंने प्रबंधन को पोस्ट डोकोर के रूप में 7 भागों में बांटा है। हेनरी फ्यूल ने 5 में बांटा था और लूथर गुलिक और उर्विक ने 7 भागों में बांट दिया। प्रबंधन के इन कार्यों का वर्णन लूथर गुलिक के द्वारा 1937 में इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशित हुई थी, पेपर ऑन द साइंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसमें 7 ये हैं POSDCORB। अब इसमें देखिएगा कि एक तो दिया है इन्होंने P का प्लानिंग, O का ऑर्गेनाइजेशन, फिर S का स्टाफिंग होना चाहिए, फिर D का डायरेक्टिंग होना चाहिए, फिर C का है कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, फिर R दिया है तो R का रिपोर्टिंग होना चाहिए, फिर B दिया है तो B का बजटिंग होना चाहिए। तो लूथर गुलिक और उर्विक ने 7 भाग बताए इसके कि 7 प्रकार से कार्य होना चाहिए, प्रबंधन होना चाहिए। तो हेनरी फ्यूल, लूथर गुलिक व डर्विक ने समन्वय के प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण कार्य माना, यानी समन्वय जो है उसका महत्वपूर्ण कार्य माना है।
परंतु कुंज और डोनेल ने समन्वय को प्रबंध के कार्यों के सार में उसका निचोड़ मान दिया कि उसका प्रबंधन का कार्यों का सारा निचोड़ इनमें होता है। तो ये होता है प्रबंधन, यानी प्रबंधन के अंतर्गत यहाँ से अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न एक तो ये बनता है कि हेनरी फ्यूल ने कितने महत्वपूर्ण भागों में चरण बताए हैं, तो 5 बताए हैं। और नीचे चलेंगे तो लूथर गुलिक और उर्विक जो हैं उन्होंने इसके कितने चरण बताए हैं, 7 महत्वपूर्ण भागों में इन्होंने बांट दिया है। तो ये ध्यान में रखिएगा, उन्होंने 5 में बांटा है, किसने, लूथर हेनरी फ्यूल ने, और लूथर गुलिक है उनके द्वारा 7 भागों में बांटा गया है। ये पहले पहले वर्ण यहाँ पर दिए गए हैं। अब देखिए शैक्षिक प्रबंधन क्या चीज होती है, वो तो प्रबंधन होता है, किसी चीज का प्रबंध करना। शैक्षिक प्रबंधन होता है कि शैक्षिक प्रबंधन का शाब्दिक अर्थ है कि शिक्षा संबंधी कार्यों की व्यवस्था करना। इसे शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन भी कहा जाता है, यानी एक तरह से वो प्रशासन चलाने वाला। तो शैक्षिक प्रबंधन शिक्षा के क्षेत्र में वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दी जाने वाली वह प्रक्रिया है जिसका संबंध शिक्षा संस्थाओं से है और शिक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भौतिक और मानविक जो संसाधन हैं उनका अधिकतम उपयोग है वो किया जा सके, यानी शिक्षा के क्षेत्र में प्रबंधन कैसे किया जा सके। इनकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी हैं कि लूथर गुलिक ने कहा है कि शैक्षिक प्रबंधन सत्ता की सामान्य संरचना है जिनके जरिए प्रभावित और समन्वित किया जाता है। एलेन ने कहा है कि शैक्षिक प्रबंधन वह कार्य है जो किसी प्रबंधन को करना पड़ता है, यानी कोई प्रबंधक होता है उसको वो कार्य करना पड़ता है। शैक्षिक प्रबंधन जैसे बड़े अधिकारी लोग होते हैं वो प्रबंधक का काम ही करते हैं। अब देखिए शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताएं। शैक्षिक प्रबंधन है वो गतिशील प्रक्रिया है, वो सतत प्रक्रिया है, संगठित प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, कला और विज्ञान दोनों है, अमूर्त प्रक्रिया है, संगठन के सभी स्तरों के लिए आवश्यक है, सामाजिक प्रक्रिया है, निदानात्मक और उपचारात्मक प्रक्रिया है। तो ये 10 शैक्षिक प्रबंधन की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इनमें से पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी शैक्षिक प्रबंधन की विशेषता नहीं है या फिर है। इसी प्रकार शैक्षिक प्रबंधन के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य भी होते हैं, जैसे भौतिक और मानवीय संसाधनों का समन्वय भी करना पड़ता है, क्योंकि भौतिक तो स्कूल में जो भी होते हैं फर्नीचर वगैरह, खेल का मैदान वगैरह और जितनी भी चीज़ें होती हैं जैसे विद्यालय भवन वगैरह, और मानवीय जो अध्यापक गण होते हैं वो समय का सदुपयोग करना भी बहुत जरूरी होता है। संसाधनों का अधिकतम उपयोग होना चाहिए, यानी जितने भी अपने पास संसाधन हैं उनका उपयोग होना चाहिए। छात्रों के व्यक्तिगत विकास का ध्यान देना तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कर्मचारियों में प्रेम और सद्भाव का विकास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कर्मचारी आपस में मतलब एक दूसरे से अनबन रहेगी तो वो ठीक से मिलकर के कार्य नहीं करेंगे। तो प्रेम और सद्भाव होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए प्रबंधक जो होता है जैसे मतलब एचएम होता है उसका कार्य यही है कि पूरे स्टाफ में क्या है कि समन्वय स्थापित करे, यानी सबके साथ समान व्यवहार करे और उनमें प्रेम और सद्भाव की भावना विकसित करे। छात्र एवं समाज केंद्रित शिक्षा योजना का विकास होना चाहिए, जिससे ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिसमें छात्रों का और समाज का विकास हो। कार्यकर्ताओं का मूल्यांकन करना, उनको संतुष्ट करना भी, यानी शिक्षक वर्ग जो भी है उनका मूल्यांकन भी होना चाहिए समय समय पर। छात्रों के अच्छे नागरिक होने गुणों का विकास भी छात्रों में करना चाहिए। शिक्षकों और छात्रों के व्यवसायिक वृद्धि हेतु अवसर भी उपलब्ध करवाने चाहिए और कर्मचारियों को उनकी योग्यता, अक्षमता और दक्षता के अनुसार कार्यों का विभाजन भी करना चाहिए, यानी अब उसकी जो भी शिक्षक होता है जिसकी योग्यता के अनुसार उसकी क्षमता, उसकी जो दक्षता होती है, यानी कौन सा शिक्षक किस प्रकार का कार्य करने में कुशल है, सही से वो कर सकता है, उसके अनुसार उनको कार्य देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे कोई मान लीजिए अपाहिज टीचर है और उसको ये दे दिया कि आपको तो फील्ड में जाकर के ये काम करना है, जैसे वोटिंग लिस्ट बनानी है, और तो उसको तकलीफ होगी, वो जा नहीं सकेगा ठीक से, इसलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पढ़ाई में लगाए रखना चाहिए। और किसी को कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है और उसको कंप्यूटर के बारे में बैठा दिया जाए तो उसके लिए वो मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक शिक्षक की योग्यता, क्षमता और दक्षता के अनुसार कार्य होने चाहिए। शैक्षिक प्रबंधन के मूल तत्व होते हैं निर्णय लेना, समस्या समाधान करना, मानवीय संबंध और संचार। अब प्रबंधन के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है, शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत क्या क्या चीज आती है वो देखिएगा। शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत हार्ले के द्वारा बताए गए मुख्य तत्व है। ये प्रबंधन के मुख्य तत्वों में कौन सा है कि एक तो अदा, पर्दा, अदा, पर्दा और प्रबंधन। तो अदा तो होती है, देखिएगा अदा जैसे भवन है, फर्नीचर हैं, खेल का मैदान है, कार्यालय है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, अदा के अंतर्गत आती हैं। अधिगम सामग्री है, तकनीकी सुविधाएं हैं, वो सारी। प्रबंधन प्रक्रिया में क्या होता है कि विकास होता है, वित्तीय विभाजन यानी पैसे वैसे का काम, क्रय विक्रय, संप्रेषण,
कार्मिक, ये सारे जो चीज़ें होती हैं यानी कर्मचारी वगैरह वो किस में आते हैं, प्रबंधन की प्रक्रिया में। प्रदा यानी आउटपुट होती है, प्रबंध की उपलब्धि, साथ ही साथ मनोवृत्ति और नवीन क्षेत्रों का निर्माण, तर्कपूर्ण चिंतन और प्रबंध के नियंत्रण, ये सारी चीज़ें किस में आते हैं, प्रदा के अंतर्गत आते हैं। अदा होती है इनपुट, प्रदा होती है आउटपुट, प्रबंधन होता है प्रोसेस, यानी जो प्रोसेस जारी होती है। इस प्रकार से मित्रों ध्यान रखिएगा, अपन ने प्रबंधन और शैक्षिक प्रबंधन के बारे में अच्छे से पढ़ा, उनकी परिभाषाओं के बारे में जाना, उनके सिद्धांतों के बारे में जाना, और जैसे शैक्षिक प्रबंधन है उसके सिद्धांतों के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में, उनके उद्देश्यों के बारे में, जो मैंने आपको जहाँ जहाँ बताया है कि ये चीज़ नोट कीजिएगा, वो आप ज़रूर नोट कीजिएगा। खासतौर से परिभाषाएं, खासतौर से शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताएं, शैक्षिक प्रबंधन के उद्देश्य, और हेनरी फ्यूल के द्वारा प्रबंधन में महत्वपूर्ण कितने चरण बताए, 5 चरण बताए हैं। लूथरी गुलिक ने कितने बताए, 7 चरण बताए हैं। वो वाली चीज़ें आप नोट कीजिएगा। परीक्षा में आपको 2 प्रश्न, ये जो टॉपिक है शैक्षिक प्रबंधन और प्रबंधन, इससे संबंधित आपको जरूर मिलेंगे। और ये ध्यान से आप नोट्स बनाना, ये मेरे हस्तलिखित नोट्स हैं, आप लोग भी बना लीजिएगा इसको, जिससे क्या है कि एक बार आप लिखोगे तो आपको कम से कम 40% तो तुरंत याद हो जाएगा। फिर दूसरी बार आप रीडिंग लगाओगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा अपना, मैं आपको पूरा प्रबंधन एक एक टॉपिक वाइज करवा दूंगा, कोई ज़्यादा बड़ा ये टॉपिक नहीं है। आप कोर्स की ज़्यादा टेंशन ना लें, वो आपको समय समय पर सारा उपलब्धियाँ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। हिंदी से रिलेटेड आपको है वो प्ले लिस्ट में से पढ़ सकते हो। अगले टॉपिक अपने शिक्षा के समग्र गुणवत्ता और प्रबंधन, यानी शिक्षा है उसका समग्र विकास कैसे होता है, उसमें क्या क्या कमियां रह गई हैं, क्या क्या नया ऐड होना चाहिए, क्या हटना चाहिए, वो सारी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, अपने मित्रों तक भी इसको शेयर करें।